अच्छे हुए होंगे तो उनका रिजल्ट से पता चलेगा, ठीक है। तो अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, थ्योरी भी पढ़ा हमने, तो 5 के बाद स्टार्ट करेंगे हम वापस से, ठीक है ना, अभी थोड़ा टच में रहेंगे इससे सॉलिड के चल पाएगा। अच्छा, पहला सवाल है, मैं सवाल पढ़ता हूं, साथ में देखिएगा। कहता है एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइंस occurs in acidic medium in the presence of Hg+2, ठीक है, ions as a catalyst. Which of the following product will be formed on addition of water to pent1 ion? ऑर्गेनिक का जब भी सवाल आएगा, सवाल में जो जो चीजें गिवन है ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, सवाल में जो लास्ट चीज रखी है ध्यान से देखिएगा, आपके पास रखा है pent1 ion। अब आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, pent1 ion बताइए कैसे बनेगा। ओके, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट 1 पे आए, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, चाहो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, बताइए बन गया pent1 ion, ठीक है, pent1 ion बन गया। अच्छा, आपको एडिशन करना है वाटर का। अब मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में एडिशन करना है। बेसिकली मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में जब एडिशन करोगे ना तो रिएक्शन एक मैग्नेटिज्म के थ्रू जाता है, जहां पे मर्क्यूरेट आयन बीच में इंटरमीडिएट बनता है, बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हमने पढ़ रखा था। अब मैं क्या करूंगा, इसमें वाटर का एडिशन करूंगा। मैंने H2 लिख दिया इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2, आपने कॉपी पे लिख रखा होगा HgSO4, ठीक है। और एसिडिक कंडीशन का मतलब साथ में H2SO4, या मैं लिख लेता हूं H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। ओके, वाटर का एडिशन होगा। अब वाटर का एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड पे। अब जब वाटर का एडिशन ट्रिपल बॉन्ड पे होगा, एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्क रूल। ध्यान देना, मैकेनिज्म की बात करूंगा। सबसे पहले ये जो Hg+2 ये अटैक करता है, सबसे पहले Hg+2 अटैक करता है, एक इंटरमीडिएट मर्क्यूरेट आयन स्पीशीज आपके पास बन जाता है, उसके बाद कहीं जाकर वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर देता है, बट हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। अच्छा, जब मार्कोनिकोव रूल आप लगाओगे और वाटर का एडिशन होगा, तो वाटर का एडिशन तो आपका pi बॉन्ड पे ही होने वाला है, तो बताइए मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एक तो OH नेगेटिव आएगा और दूसरा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वाला कहां जाके अटैक करेगा? सही, उस वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे। कम हाइड्रोजन अंदर वाले भी होंगे, इस वाले में कम हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आके जुड़ गया OH, ठीक है। अच्छा, एक बॉन्ड रिड्यूस हो गया, एक बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहेगा, ये फॉर्म आ गया। अच्छा, ये आपके आंसर्स में सॉल्यूशन में ये फॉर्म नहीं दे रखा है, बट आपको ये पता है कि ये फॉर्म तो इनोल है, राइट। दिस इज इनोल फॉर्म, डबल बॉन्ड भी और साथ में OH भी है, इनोल फॉर्म है। अब ये टाटोमराइज कर सकता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें सवाल पूछता रहता है, तो इट विल अंडरगो टाटोमराइजेशन। और ये इनोल फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो फॉर्म में, व्हिच इज मोर स्टेबल फॉर्म। जब कभी भी आप कीटो और इनोल में देखोगे तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म, ठीक है। इनोल फॉर्म सिर्फ तब स्टेबल होता है जब एक से ज्यादा OH प्रेजेंट हो और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, अदरवाइज कीटो फॉर्म हमेशा स्टेबल देखने को मिलेगा। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। जब भी आपके पास इनोल फॉर्म दे रखा है, जहां पे भी OH प्रेजेंट है वहां पे डबल बॉन्ड O लगा लो और डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दो, तो इसको आप कीटो फॉर्म में जो कन्वर्ट करेंगे सेम इस तरीके से आ जाएगा। जहां पे OH था वहां पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सी। तो ये बन गया आपका कीटोन। अच्छा, इसका नाम क्या आ जाएगा? दो पे होंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज पेंटेन, ठीक है, दिस इज पेंटेन 2 ऑन, ठीक है जी। अब देखोगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐसा वाला, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा। पहले वाले में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ध्यान देना, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइन से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा? एल्काइंस पे वाटर का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयंस, और एसिडिक कंडीशन में सबसे पहले इनोल का फॉर्मेशन होगा जो आपको मार्कोनिकोव एडिशन के थ्रू करवाना है। उसके बाद टाटोमराइज कर दीजिए और मोर स्टेबल फॉर्म आपका कीटो बनेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये स्टेबल फॉर्म होगा। टाइटोमराइजेशन में हमेशा H शिफ्ट हो जाएगा और प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, हाँ, प्रोटॉन पे शिफ्ट देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिए, प्रोटॉन शिफ्ट, बट ब्रिज हेडेड पे नहीं होता। इसके आगे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे जहां पे टाटोमराइजेशन भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो दिक्कत रहेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर से कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दो तीन पॉइंट्स ध्यान में रखने, ओके। अच्छा,
कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर, अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होना है और होना कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे, कार्बोनाइल ग्रुप पे है, which is C+O, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे वो कीटोनिक ग्रुप हो, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती है। तो ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करना चाहता है, जितना डेफिशिएंट ये कार्बोनाइल कार्बन होगा उतना बेहतरीन अटैक होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कार्बन सेंटर कितना डेफिशिएंट होगा। दैट मींस कार्बन सेंटर के इलेक्ट्रोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रोफिलिसिटी से ध्यान में रखना, जितना डेफिशिएंट सेंटर होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का कितना डेफिशिएंट सेंटर आपको देखने को मिल जाए। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ, ठीक है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बढ़ते गए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम नहीं होगा, ठीक है ना, तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास बल्की ग्रुप लगे हुए, मान लीजिए साथ में बल्की ग्रुप लगे हुए तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आ गया, स्टीरिक फैक्टर, अगर साथ में बहुत बल्की ग्रुप लगे हों तो फिर न्यूक्लियोफाइल हिंडर हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्टीरिक हिंड्रेंसेस, ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन को, कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कौन इंक्रीज करेगा? वो वाले ग्रुप्स जो कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ रखे हों और इससे डेंसिटी को खींचें, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाले हैं ये आपके होने चाहिए माइनस आई वाले या माइनस आई या माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ में ये वाले ग्रुप जुड़े हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फास्ट करवा देंगे, और अगर इसके उल्टे वाले जुड़ रखे हैं, पॉजिटिव वाले डोनेट करने वाले जुड़ रखे हैं, तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्रेफर नहीं करेंगे, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बल्कीनेस भी लिख सकता हूं इसको मैं, बल्कीनेस लिख सकता हूं, ठीक है, जितना बल्की ग्रुप उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंसेस, उतना ज्यादा रिपल्शन, उतने कम चांसेस अटैक के, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अगर मैं कंपैरिजन कर लूं, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बन जाता है? एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, फॉर ऑब्वियस रीजंस। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड भी दो तरह के रहते हैं, एक तो एलिफैटिक हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि एलिफैटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड। उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और लास्ट पे फिर से आप पहले एलिफैटिक कीटोन लिख लेंगे और उसके बाद एरोमेटिक कीटोन, तो मैं कीटोन लिख देता हूं, उसके बाद आपके कीटोन आ जाएंगे। और एलिफैटिक एरोमेटिक से इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि एलिफैटिक वाला सिर्फ प्लस आर लगाएगा, लेकिन ये जो आपका एरोमेटिक वाला है प्लस आर लगाएगा, प्लस आर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू प्लस आई। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे कीटोन्स में, बताइए पहला वाला जो है एल्डिहाइड है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कीटोन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन फिर से एल्डिहाइड है और फोर्थ ऑप्शन फिर से कीटोन है, ठीक है। कीटोन वाले तो कट गया, अब बच गया एल्डिहाइड। पहला और तीसरा ऑब्वियस है, पहला वाला एलिफैटिक है और तीसरा वाला एरोमेटिक है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। तो दूसरे का सेकंड में कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं लिख देता हूं, दैट इज नाम बताना पहले वाले प्रोपेनॉल है, ठीक है ना, ये जाएगा प्रोपेनॉल। सो इस वाले में, इस वाले का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। याद है कुछ चीजें ताजा लोग एग्जाम में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों करना है? ना नहीं करना चाहिए ना। हाँ, 11 तो लग सकता है, पिछले साल पढ़ा था, ऑब्वियसली को लग सकता है, अब ये भी ना लगेगा फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और वैसे तुम लोगों का भी स्ट्रेस नहीं है एग्जाम में, तुम लोगों ने पढ़ने रखा है तो नीट का उतना स्ट्रेस नहीं है, अदरवाइज अभी से चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है बच्चों में। अभी तुम लोगों को याद होगा प्रेशर बहुत होता है एग्जाम में, ऊपर से एस्पायरेंट्स इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, आपको बंद कर रखा है, पता नहीं होगा, मैं ऐसे दिल जा रहा हूँ, खुद पे भरोसा रखना, ऐसा कुछ नहीं है।
की 14-15 दिन जितने भी बच्चे पढ़ लेना चाहिए सब, मतलब फुल ट्राई लेना अपनी तरफ से 100% देना, फिर वो बात की बात है। तो क्या पता है इसमें किसी का 5 मार्क्स से तो अफसोस होगा कि मैं पढ़ लिया था थोड़ा, दे देगा फुल ट्राई अपनी तरफ से। भाई को फोकस रखना है। हाँ, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे इससे नहीं होगा, ये 180 में 180 लिखा होगा तभी नहीं होगा। बायो मेन फैक्टर है, बायो मेन फैक्टर है। ये भी मत करना नेगेटिव करके आओ। मैं ऐसे सोचूं कि मेरे को आते 10 आते मेरे को एक काम करता हूँ सब कर लेता हूँ, चलेगा देख के क्या होगा, फिर नेगेटिव में जाओगे पक्का, फिर रिजल्ट नहीं देखने वाले। नेगेटिव में जाओगे ना ही लगता है बेटा तो इसमें अच्छा क्वेश्चन कौन था? अच्छा सवाल अब ये रटा वाला सवाल सेम सिंपल रटा वाला सवाल है, तो एनसीईआरटी से उठा रखा है। आपको पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है ओके, देखिए मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, फिर आंसर करेक्ट है मैं लिख लेता हूं, बाकी भी बता देता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मेजेटाइल ऑक्साइड में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। दिस इज मेजेटाइल ऑक्साइड, नाम याद रखना, स्ट्रक्चर ना पूछे पॉसिबल नहीं पूछेगा, ठीक है ना। मेजेटाइल ऑक्साइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा? कीटो। दिस इज कीटो फंक्शनल ग्रुप, कीटो यूज रखा है, ठीक है, कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अच्छा इसके बाद ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन है, एनसीईआरटी पे भी गिवन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वेनिलिन, एनसीईआरटी पे गिवन है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, this is CHO, this is OH and this is OCH, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वेनिलिन इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अच्छा एक तो नाम से ही समझ सकते हो, पिनाकोल लिख रखा है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा पिनाकोल में, और इसमें रिस्ट्रिक्शन एक जबरदस्त आता है पिनाकोल में, दो नेट में इंक्लूड नहीं है बट पिनाकोल रीअरेंजमेंट बहुत जबरदस्त रिस्ट्रिक्शन है। पिनाकोल आपका एक कुछ इस तरीके से विसडाइओल, दिस इज पिनाकोल, पिनाकोल इज अल्कोहल, विसडाइओल देखने को मिल जाएगा। देन देयर इज एक्रोलिन, ए ऑप्शन, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप अगेन एक्रोलिन में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। पूछा गया था इनमें से किस वाले में कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सो कीटो फंक्शनल ग्रुप किसमें प्रेजेंट होगा? मेजेटाइल ऑक्साइड में। कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, ऑक्साइड भी रखा है लेकिन कंफ्यूजन को छोड़ना होता है। सो मेजेटाइल ऑक्साइड में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज मैं नेक्स्ट ये मेमोरी बेस्ड है, आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। मेजेटाइल में कीटो, उसके बाद वेनिलिन में एल्डिहाइड, उसके बाद एक्रोलिन में भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, और जो पिनाकोल है आपका दैट इज अल्कोहल, राइट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सवाल आपके पास ये है कि द कंपाउंड X है which undergoes alkaline hydrolysis to form a carboxylic acid Y. This compound X is formed when methyl iodide is boiled with alcoholic solution of KCl. आपको Y का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। अब जो जो चीजें क्वेश्चन में रखी है उसी हिसाब से चलेंगे। आपके पास मिथाइल आयोडाइड है और मिथाइल आयोडाइड को किसके साथ बॉयल किया जा रहा है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCl के साथ, ठीक है। मैं इस तरीके से चलूंगा। सो वी हैव मिथाइल आयोडाइड और इसको बॉयल किया जा रहा है KCl के साथ, इसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन, राइट। अल्कोहल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने मिथेनॉल लिख दिया, मिथेनॉल, ओके ठीक है। बहुत सिंपल सा पहला स्टेप क्या होगा, जब इसको इसके साथ बॉयल करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन होगा, बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अच्छा आई को कौन रिप्लेस करेगा? CH, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3 CN, इथेन नाइट्राइल, ठीक है ना, नंबरिंग में आता है इथेन नाइट्राइल। ओके, अच्छा जो आपने बॉईल कर लिया, अब बॉईल करने के बाद इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बार भी सवाल था, तेरे इसमें भी सवाल था नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस पे। ध्यान देना, जब भी CN ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा, मैं ऐसा लिख लेता हूं, इसके पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये जो CN ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मैंने लिखाया भी था, हमें कभी भी याद है, जब मैं लास्ट टाइम करवा रहा था इसको। नाइट्राइल्स का रिडक्शन करने पे अमीन बनता है और नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जब इसका रिडक्शन करेंगे तो अमीन बनेगा और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बनेगा? CH3COO। ठीक है, ध्यान देना, सवाल था, फिर से बता रहा हूं, इसका सवाल था इस बार, CN पे सवाल था इस बार, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बनाना था, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा इसका फार्मूला मैं लिखना चाहूं, क्या आएगा? C2H4O2, C2H4O2, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्राइल्स का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा, और इसका जब भी रिडक्शन होगा, अगर इसका मैं रिडक्शन करूं तो एमीन्स बनेंगे। क्या बन जाएगा? एमीन्स बन जाएंगे, ठीक है ना, वो भी 1 डिग्री वाले, और अगर आइसोसाइनाइड का करने तो 2 डिग्री वाले, ठीक। मैं P1Q का सवाल नहीं लाया कोई भी, आप लोगों ने P1Q देखे होंगे पहले, ठीक है ना, वो वैसे तो रिपीट नहीं होंगे, अब जो आ गया वापस नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैच है कॉन्सेप्ट सेम, वो तो बदलेगा नहीं। आज मैं नेक्स्ट, ठीक है, इसी से सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, ओजोनोलिसिस के आपके पास क्या गिवन है, आपको x और y पता करना है। जो आपके पास गिवन रिएक्टेंट है वो है 2,5 डाइमिथाइल हेक्स 2-इन, मैं बना देता हूं यहां पे 2,5 डाइमिथाइल हेक्स 2-इन, सबसे पहले मैं हेक्स बना लेता हूं, ठीक है, कितने पे इन? 2 पे इन, बनाने में 2 पे इन, ध्यान देना, ठीक है, बनाना आना चाहिए, इसी सबसे सवाल आएगा। दिस 1 2 3 4 5 6, दिस इज हेक्स 2-इन, कितने में मिथाइल रखा? एक 2 पे और एक 5 पे, यहां से आ रहा है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, एक यहां पे और दूसरा मिथाइल ग्रुप कहां पे आ जाएगा? 5 पे, एक यहां पे आ जाएगा, ठीक है, दिस इज 2,5 डाइमिथाइल हेक्स 2-इन। ओके, क्या करना है इसका? हमें इसका करना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ध्यान दीजिएगा, जिंक दिख गया ना, समझ जाना रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर जिंक ना होता और सिर्फ H2O2 होता या इसके अलावा आपका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता, बट मोस्टली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही पूछेगा। तो जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करूंगा मैं, तो इसको किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा? दे रखा है सबसे पहले ओजोनाइड बनाना पड़ेगा, O3 के साथ ट्रीट करके, उसके बाद उसका रिडक्शन करना पड़ेगा, उसका लिसिस करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2। अच्छा तो बहुत सिंपल है, ओजोनोलिसिस जब भी करना है, जितने भी डबल बॉन्ड रखे हो, ध्यान देना, डबल बॉन्ड की बात करो, इन ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम रहता है। डबल बॉन्ड में जब भी ओजोनोलिसिस करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। जिन भी कार्बन्स पे डबल बॉन्ड है, ध्यान देना, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में, इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, तोड़ देना, इसको बिल्कुल स्प्रेड करना है। जब इसको तो मैं ओजोन नहीं बना रहा हूं, बीच में स्प्रेड करके दिखा दे रहा हूं, ये वाला पोर्शन स्प्रेड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन स्प्रेड हो जाएगा। आपको जिस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ था उनमें क्या जोड़ देना है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन मैं इधर जोड़ दूंगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, और वो भी डबली बॉन्डेड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में जुड़ेगा? डबली बॉन्डेड फॉर्म में। तोड़ दिया, डबल बॉन्ड जहां पे भी प्रेजेंट हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, जैसे बेंजीन रहता है आपके पास 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अगर उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो ग्लाइकोजन बन जाता है। सिमिलरली आप क्या करोगे, उसको ब्रेक करोगे, ये वाला पोर्शन स्प्रेड, ये वाला पोर्शन स्प्रेड, ठीक है, मैं अगले वाला पोर्शन लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं, देखिए इस तरीके से, ठीक। अच्छा ये जो कार्बन था जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, अब यहां पे क्या बन जाएगा इस कार्बन के साथ? बनाने मैंने डबल बॉन्ड को, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ओके, बताइए इस प्रोडक्ट का नाम, दिस इज मिथिल प्रो, दिस इज प्रोपेन टू ओन, इसी को हम क्या बोल देते हैं? एसीटोन, ठीक है, एसीटोन और प्रोपेन टू ओन, ठीक है जी। ओके, दूसरा प्रोडक्ट प्लस ये वाला सिमिलरली ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है,
इस कार्बन नंबर 3 पे आके रुकूंगा और कार्बन नंबर 3 पे आके क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड। और ठीक है, वैलेंसी ध्यान में रखना, यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट 4 था, यहाँ पे वैलेंसी 3 है, इसका मतलब इसके साथ में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ऊपर वाला कीटोन ग्रुप है। तो जब इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, जब इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे, एक आपके पास कीटोन बनेगा और दूसरा आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। इसका नाम बता दीजिए, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, राइट, 1 2 3 पे मिथाइल और ये 4 चेन वाला, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, 1 पे आ जाए, एक एसीटोन बनेगा, यहाँ प्रोपेन टू ओन जैसा भी रखो आंसर में, और दूसरा आपके पास बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। ऑप्शन बी इसमें बेस आगे भी सवाल आएगा। अब जिस टॉपिक पे आगे सवाल आएगा उस पे मैं सिर्फ सवाल लिखूंगा, बाकी आप कर लोगे, इसको ध्यान में रखना, वापस सवाल आएगा इसमें। यहाँ पे शादी की दावत की बिरयानी जल्दी करना सिपा होते हैं। जल्दी हंसी लो, बट लिख दो जल्दी, नाम से हंसी प्रॉब्लम नहीं है, सवाल आना चाहिए, बाकी बस करना करिए। ठीक है, अच्छा तो सबसे सिंपल है, नेक्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, आपको करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, ये मैंने क्लास में भी करवाया है। आपके पास क्वेश्चन नहीं रखा, क्वेश्चन लिखिएगा। ओके, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रखे हैं और इन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता है, जीओसी का सिंपल कॉन्सेप्ट घूमेगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा सबसे इजी या सबसे फास्ट H पॉजिटिव डोनेट करेगा, और सबसे फास्ट वो H पॉजिटिव डोनेट करेगा जिसमें O और H का बॉन्ड वीक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, और इसको वीक करने में कुछ फैक्टर्स का हाथ होता है, और फैक्टर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव वाले फैक्टर्स। ठीक है ना, जीओसी के नेगेटिव वाले फैक्टर्स। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -H -R। बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इनवर्सली तो पता है, +1 के इनवर्सली हो जाएगा। कंजुगेट में जितना स्टेबल करेंगे क्या, बेसिकली कंजुगेट में इसको स्टेबल करेंगे। जब मैं यहां से प्रोटॉन हटाऊंगा, मैं इस H पॉजिटिव को हटाऊंगा, इस प्रोटॉन को हटाऊंगा और इस प्रोटॉन को हटाऊंगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन स्टेबलाइज करता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट लगने वाला है यहाँ पे, तो -I लगाएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे भी -I, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी -I लगेगा। ठीक है, बट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है, तीनों में -I तो लग रहा है, बट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंड होता है। ओके, इंडक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ता क्या, इंडक्टिव वीक बढ़ता क्या। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव कहां पे लगेगा, पहले वाले केस में ऑक्सीजन पास में है। ठीक है, ऑक्सीजन दूर चला गया, ऑक्सीजन दूर चला गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग -I लगेगा, यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट और वहां पे सबसे वीक लगेगा। जब जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग -I लगेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। सो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद और उसके बाद तीसरा, सिंपल सा। ठीक है, ये आ जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये सिंपल सा नॉर्मल सवाल है।
ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ पे सवाल बन सकता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ पे सब सवाल बनेगा, आपको एरोमेटिसिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जरूरी है कार्बोनिक एसिड से ही सवाल बने। चलो आगे, सॉल्यूशन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोपेनॉइक एसिड दे रखा है। मैं बीच में पूछूंगा जो रेंज है टाइम इनका काम पूछूंगा मैं, ध्यान दीजिए। P2O5 उसका रीड कर रखा है, X बनेगा, वाटर के साथ रीड कर रखा है, Y बनेगा, हाइड्रोलिसिस कर दिया, और थायमाइन क्लोराइड के साथ रीड कर रखा है, Z बनेगा, ठीक है। और सवाल में आपको पूछा गया है X और Y क्या होगा, ठीक है। हम X Y Z X और Y पूछा गया आपके पास क्या होगा, ठीक है। सो बेसिकली जो सवाल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन से रिलेटेड सवाल है। तो मैं सबसे पहले प्रोपेनॉइक एसिड बना दूंगा। बताइए, प्रोपेनॉइक एसिड इज CH3 CH2 and then C+OH, ठीक है। ये प्रोपेनॉइक एसिड, ये आपका ये सवाल भी था इस बार आपके एग्जाम में। सवाल ये था, मैंने क्लास में एक बार पढ़ाया था, पता नहीं उन्होंने गौर किया नहीं किया। सवाल ये था कि जो कार्बोनाइल्स की रिएक्शन है, जैसे एल्डिहाइड रिएक्शन देता है और जैसे कीटोन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया, हाइड्रोजोन बना लिया, या आपने फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया, फिनाइल हाइड्रोजोन बना लिया, सेमी कार्बोनाइल के साथ सेमी कार्बोजोन बना लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, बट एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं देता कार्बोनाइल का। ये सवाल था आपके 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में सवाल था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये लोन पेयर किसको डोनेट हो जाते हैं, कार्बन को। और जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पर ये जो कार्बन है जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी अच्छा खासा होना चाहिए था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कॉम्पेंसेट हो जाता है, इसीलिए कार्बोनाइल रिएक्शन नहीं दे पाता। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कार्बोनाइल रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, इस प्रोपेनॉइक एसिड को किसके साथ ट्रीट कर रखा, P2, अच्छा P2O5 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका काम क्या रहेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे इसको ट्रीट कर दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देगा, वाटर मॉलिक्यूल हटा देगा और एनहाइड्राइड बना देगा। क्या कर लेगा, एनहाइड्राइड बना देगा। इसका मतलब इसके जैसे कितने होंगे, ऑब्वियसली ढूंढने में पड़ जाना, ठीक है ना। इसके जैसे 2 मोल आपको लेने हैं, इसके जैसे 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, P2O5 यूज करोगे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा और आपके पास एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे जैसे CH3 CH2 C+O OH में 2 मॉलिक्यूल एक साथ बना देते हैं। यहाँ पे दूसरा CH3 CH2 C+O और, ठीक है। अब आपको वाटर मॉलिक्यूल हटाना है, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल हटाएंगे, ये हट गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो कार्बोनाइल वाला कार्बन था और ये जो कार्बोनाइल वाला कार्बन था, दोनों किसके थ्रू लिंक हो जाएंगे, ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो जाएंगे, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 दिस इज C+O CH3 CH2 C+O और ये दोनों आपस में ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो जाएंगे, बन गया एनहाइड्राइड। 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स आपस में ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो गए, तो ये बन गया आपके पास एनहाइड्राइड, प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। दिस इज प्रोपेनॉइक, जब दोनों ग्रुप सेम हो तो एक ही बार लिखा जाता है, दिस इज प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड में इसके बाद ये X बन गया आपके पास, ये बन गया X, ठीक है। अच्छा, इस X पे आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर ले रहे हो, ठीक है। वाटर बिठा दिया, अब सेम वापस जाएगी रिएक्शन। पहले क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल हट गया, जब डिहाइड्रेट किया तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल हट गया था, -H2O हो गया। अब हमने वापस वाटर ऐड कर दिया, इसका मतलब ये होगा ये रिएक्शन जहां से गया था वापस वहां पे आएगा। इसके जैसे वापस कितने बनेंगे, 2। ये दोनों अलग थे, ध्यान देना, यहाँ पे दोनों अलग थे, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल अलग थे। तो ये वापस टूटेगा, वापस ब्रेक करेगा। जब ये वापस ब्रेक करेगा, मैं यहां से इसको ब्रेक कर देता हूं, ठीक है, वापस यहां से ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे OH जोड़ दूंगा और यहाँ पे H जोड़ दूंगा, ये भी प्रोपेनॉइक एसिड हो रही है, वापस प्रोपेनॉइक एसिड, ठीक है। सो फिर से बनेगा प्रोपेनॉइक एसिड, CH3 CH2 NO H से एक ही मॉलिक्यूल बना रहा हूं, इसकी जैसे तो दूसरा ग्रुप बनाने का फायदा नहीं है। ये बन गया Y, ठीक है, Y बन गया वापस प्रोपेनॉइक एसिड।
अच्छा, आप इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? एसोसिएट एसोसिएट के साथ। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। बताइए OH हटेगा और क्या आएगा? Cl आएगा। वेरी सिंपल, ठीक है ना? SOCl2। और सेम इस SOCl2 का रिएक्शन अल्कोहलिक में भी सेम था। OH हट जाता था और क्या आ जाता था? Cl आ जाता था। जो हमने डार्सन के अंदर भी पढ़ रखा था। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। एसाइड हैलाइड्स बनेंगे, ठीक है ना? एसिड हैलाइड का आपके पास फॉर्मेशन होगा Z का। अब आपके पास क्या क्या पूछा गया था सवाल में? X और Y पूछा गया था। X और Z पूछा गया था, ठीक है। X क्या बनेगा आपके पास? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। कहां पे रखा है एनहाइड्राइड? बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये वाला है ना। और Z क्या बनेगा आपके पास? Z बन रहा है प्रोपेनोइल क्लोराइड, ठीक है। प्रोपेनोइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में मिलेगा आपको नीचे से। ऑप्शन बी में, सही है ना? ऑप्शन बी में मिलेगी। ऑप्शन डी में तो आपके पास बना रखा है इसने इथेनॉइल क्लोराइड, हमारे पास बन रहा है प्रोपेनॉइल क्लोराइड। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। P2O5 हमेशा डिहाइड्रेट एजेंट की तरह काम करेगा, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड से। बाकी काफी का एनर्जी फील्ड होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एनसीईआरटी गिवन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा। P2O5 का काम मैं बीच में ये देखता हूँ कि रुकता नहीं है, ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने पे फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में SOCl2 के साथ ट्रीट करने पे आपके पास बनेगा एसिड हैलाइड्स। मैंने इसलिए ऑन की थी, वो ब्लर हो जाता है, हो गया ना, वही तो है, इसलिए ऑन की थी मैंने। इस तरह में आगे भी करेंगे जो मुझे दिलाना पड़ेगा। क्या बोलते, क्या आइडिया? हेडफोन मैं गरीब बंदा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ? कितनी मशीन बढ़ेगी उसमें आ जाता है ऐसे उसमें शेड्स में। अच्छा शेड नहीं आता, जमीन बेचनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया होगा पहले में। कुछ भी आइडिया नहीं होगा, इतना आइडिया होगा। बताइए आइडोफॉर्म की जो आइडोफॉर्म की पीपीटीज बनती है किस कलर की होती है? अच्छा मैं ऑप्शन देता हूँ, बहुत अच्छी रेड को रेड कलर किस टेस्ट में मिलता है? रेड की पीपीटीज किस टेस्ट में? अब मैं ऑप्शन देता हूँ, टोलर, फैलिन या आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म ये आइडो ये तो समझ लो क्या है, नहीं है रेड वाली किसमें बनती है? फैलिन में बनती है, लेकिन CO2O की रहती है। और टोलर सिल्वर मिलर, ठीक है, टोलर सिल्वर। अच्छा सवाल आपको ये है, इनमें से कौन सा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है? मैं लिख लेता हूँ और आइडिया साथ साथ में लिखता हूँ। आइडोफॉर्म टेस्ट का आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। दो चीज ध्यान में रखना, नीट में एक्सेप्शन नहीं पूछता, ध्यान रखना। नीट में एक्सेप्शन कुछ नहीं पूछेगा आपको, नॉर्मली जैसे चल रहा है एनसीईआरटी में वैसे ही पूछेगा, कोई एक्सेप्शन लेके नहीं आएगा जेडब्ल्यू की तरह, कुछ भी पूछ लेता है। अच्छा आइडोफॉर्म रिएक्शन आपके पास वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, मैं कंडीशन लिख रहा हूं, ध्यान देना। पहली कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा मिथाइल कीटोन, अल्फा मिथाइल कीटोन दैट इज C डबल बॉन्ड O तो होगा, लेकिन साथ में इसके साथ में ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा? मिथाइल। इसका मतलब 2 पे ऑन होना चाहिए, ध्यान देना 2 पे ऑन होना चाहिए, क्योंकि नंबर में यही से स्टार्ट करूंगा, 2 पे ऑन होना चाहिए। हाँ इसके अलावा कहीं और ऑन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट 2 पे ऑन होना चाहिए। या नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि अल्फा मिथाइल कीटोन आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? अल्फा मिथाइल कीटोन, अल्फा मिथाइल कीटोन, याद रखना इसको, ठीक है। मैं क्या बोलूं, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के एक Cl लगा दूं, आइडोफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ अल्फा मिथाइल कीटोन C डबल बॉन्ड O के साथ में CH3 होना चाहिए। या ये जो आपके पास C डबल बॉन्ड O है, इसकी जगह पे अगर आपका OH हो जाए इस तरीके से, अल्फा मिथाइल एल्कोहल या हाइड्रोक्सी वाले, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट।
ये पूछ सकता है इसमें कंफ्यूज करने के लिए। कितने पे ओल मिलेगा आपको, सिर्फ इतना याद रखना, कितने पे ओल। अगर अल्कोहल पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो 2 ओल देगा। कौन सा वाला ओल देगा? 2 ओल। ये 2 ओल याद रखना सर, आइडोफॉर्म है 2। इसके अलावा सारे ओल घटेंगे, 2 पे होना चाहिए। इसके अलावा कहीं और हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2 पे होना चाहिए। सो 2 ओल वाला तो आपका होना ही चाहिए। अल्फा मिथाइल कीटोन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और साथ में कौन दे देगा आपका, साथ में दे देगा आपके 2 ओल वाले। कौन से वाले? 2 ओल वाले दे देंगे, ठीक है। लेकिन साथ में मिथाइल ग्रुप मत भूलना, मिथाइल ग्रुप साथ में होना चाहिए, ठीक है। ये देंगे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, इसमें होता क्या आइडोफॉर्म टेस्ट में, यही भी दिखा देता हूं। आइडोफॉर्म टेस्ट में आपके पास जो गिवन कीटोन होगा, या अच्छा मुझे ये बता दो कि एल्डिहाइड भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? एक ही एल्डिहाइड है, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। वो कौन सा आ जाता है? मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां देखो ये वाला, बताइए। दिस इज इथेनॉल, राइट? दिस इज इथेनॉल। इसी को मैं क्या बोलूंगा? एसिटल डिहाइड। ध्यान देना एसिटल्डिहाइड में ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ में मिथाइल ग्रुप मिल रहा है आपको। सिर्फ इकलौता ऐसा एल्डिहाइड आपका है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, वो कौन सा है? एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल। ये आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। बाकी वाले भी देते हैं, क्योंकि आप हटाओगे बाकी वाले आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड में इसी साइड सब्स्टिट्यूशन होना है, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन इसी साइड होना है। देखो अगर इसके बाद वाला होमोलोगस सीरीज में मेंबर लेके आते हो, ये इथेनॉल है, तीसरा वाला प्रोपेनॉल आएगा। प्रोपेनॉल कैसे आएगा सर? यहाँ से हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, तो यहाँ पे CH2 आ गया, हो गया फिर, ठीक है। C डबल बॉन्ड के साथ में CH3 होना चाहिए। ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट में तो आपके पास गिवन एल्डिहाइड, इथेनॉल या कीटोन या अल्कोहल जो भी होगा, इसको किसके साथ ट्रीट करना पड़ता है? I2 के साथ, आयोडीन के साथ, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट है, I2 के साथ ट्रीट करना पड़ता है। किस कंडीशन में? बेसिक कंडीशन में, NaOH या मान लीजिए KOH गिवन होगा। अच्छा, इन दोनों ही आप एक और चीज लिख के दे सकता है, दैट इज इन दोनों से आपको क्या मिलेगा? सोडियम हाइपोआयोडाइड। एनसीईआरटी में ये भी गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज NaOI। इनको जोड़ना आपस में, NaO और यहां से I, अच्छा ये निकाल दो, NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड किसके लिए यूज होगा? आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, होगा क्या आइडोफॉर्म में? ये चीज तो बनेगी, CH3 की पीपीटीज तो बनेगी, मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। CH3 की पीपीटीज बनेगी किस कलर की? येलो कलर की। ये तो बनेगा, येलो कलर आ गया तो कंफर्म हो जाएगा, टेस्ट होगा। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये क्या कर देगा? इस पार्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो अल्फा मिथाइल कीटोन वाला पार्ट है, इस अल्फा मिथाइल कीटोन वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज करना है। C डबल बॉन्ड O सेम रखना है, बस यहाँ पे O नेगेटिव लेके आ जाओ, तो ये कुछ इस फॉर्म में करना हो जाएगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड O इस फॉर्म में। और इसके बाद अगर एसिडिक वर्कअप करवा दो, H पॉजिटिव आके अटैच हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर H पॉजिटिव लेके आ जाओ, एसिडिक वर्कअप करवा दो, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में जो आपके पास गिवन एल्डिहाइड होगा, सिर्फ ये वाला, या कीटोन होगा और अल्कोहल होगा, उसको आपने सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ ट्रीट करना है या आयोडीन के साथ ट्रीट करना है। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। क्या कर देगा? ये जो आपका मिथाइल वाला पार्ट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। या मान लीजिए इस वाले पोर्शन को ध्यान रख लीजिए, ये COO नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएंगे? येलो पीपीटीज आइडोफॉर्म के। येलो पीपीटीज आइडोफॉर्म, येलो पीपीटीज आगे समझ में आ जाएगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो स्पीशीज गिवन है, आपने उनमें से बताना, अब आप देख के बता सकते हो कि इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। 2 वाला देगा ना, ध्यान रखना, 2 ओल वाला। कौन सा वाला? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, पहला ही ऑप्शन दे रखा है प्रोपेन 2 ओल। सो प्रोपेन 2 ओल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसके बाद है प्रोपेनॉल एल्डिहाइड, ये तो नहीं देगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड तो देगा ही नहीं, एसिटल के अलावा कोई नहीं देगा। उसके बाद 1 ओल वाला, ये भी नहीं देने वाला, ठीक है। और 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, नहीं ओन भी दूसरे पे होना चाहिए, तब जाके मिलेगा। सो ये जो सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओल। ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बोर हो जाओगे तो बोल देना, वैसे जाओगे ना बारिश है बाहर, बारिश खत्म होने फिर चलो। सवाल 50 में से छुट्टी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा सवाल तब तक मेरा भी करो, सवाल करो, खुद ही करो सवाल, खुद ही करो। ये खुद ही करने पड़ेंगे बाद में भी,
नहीं बाद में भी खुद करने पड़ेंगे, ठीक है, सवाल खुद करने पड़ेंगे। Which of the following reaction forms H2 गैस? इनमें से कौन सा है जो H2 गैस बनाएगा? सारे के सारे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, वन बाय वन दिखा देता हूँ मैं। अब याद होगा मैंने कुछ करवा के रखा है, ठीक है ना, याद दिला दूँ। दूसरे रिएक्शन से याद दिला देता हूँ। दूसरा रिएक्शन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ ट्रीट कर रखा है? NaHCO3। ये मैंने टेस्ट में भी पढ़ाया था। जब मैंने टेस्ट की बात की थी, मैं दोबारा बता दूं आपको, जब मैंने टेस्ट की बात की थी, जैसे फिनोल की बात की थी मैंने, फिनोल के लिए न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट होता है। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, जहां पे फिनोल आपका वायलेट कलरेशन दे देता है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है NaHCO3। अब मैंने ये कहा था आपको कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को NaHCO3 के साथ ट्रीट किया जाता है, ब्रिक एफ्रीमेंस बनते हैं CO2 के, बुलबुले, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं, ठीक है ना, ब्रिक एफ्रीमेंस ऑफ CO2, मतलब ब्रिक के कलर हो जाते हैं, CO2 के ब्रिक एफ्रीमेंस देखने को मिलेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया गया है, वहां पे क्या बनेगा? CO2 गैस रिलीज होगा। कौन सा गैस? CO2 गैस, ब्रिक एफ्रीमेंस ऑफ CO2 गैस, ठीक है। वन बाय वन करवा देता हूं, ऑप्शन नंबर बी पे आ जाता हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसलिए मैं बी पे आ रहा हूं मैं। CH3COOH प्लस NaHCO3, याद रखना, जेडब्ल्यू में बहुत बार पूछ रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पे कौन सा गैस रिलीज होगा? CO2 गैस, ब्रिक एफ्रीमेंस ऑफ CO2, ब्रिक एफ्रीमेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, ठीक है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ ट्रीट करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी तो आप भी बता सकते हो, बताइए ऑप्शन नंबर सी में क्या बनेगा? CH3COH प्लस NaOH, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो बेस है, एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना, बनेगा सॉल्ट। वाटर मॉलिक्यूल हटा दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल हटा कर सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव और साथ में Na पॉजिटिव, ठीक है, CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, सोडियम इथेनोएट बनेगा, ठीक है, सोडियम इथेनोएट बन जाएगा सेकंड में एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, थर्ड वाला, ये डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आपके पास एक सॉल्ट ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज सोडियम इथेनोएट, और इसको किसके साथ ट्रीट कर रखा है? NaOH के साथ, किसकी प्रेजेंस में? बहुत बार लिखना है, बहुत बार आया है, बहुत अच्छे, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। ये जो आपका रिएजेंट है, इसको क्या बोल देते हैं? दिस NaOH and CO, दिस इज नॉन एज सोडा लाइम। पिछली बार भी सवाल था, फिजिकल से सवाल था, दिस इज नॉन एज सोडा लाइम। ध्यान देना, सवाल था पिछली बार आपके पास एक ऑर्गेनिक रिएक्शन थी, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये रिएजेंट दे रखा था सोडा लाइम, 3:1 रेशो में लिया जाता है इसको, और आगे जाके आपके पास जो हाइड्रोकार्बन बनता, उस हाइड्रोकार्बन का मोल पूछा गया था कितना बनता, ठीक, मतलब ऑर्गेनिक से सवाल ले रखा था, फिजिकल पे पूछ रखा था, मोल में पूछ रखा था। तो ये आपका आ जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन के रिएजेंट, यहां पर होगा डी कार्बोक्सिलेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडा लाइम, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में यूज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप कोल्बे रिएक्शन भी करवा सकते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, जो फर्दर डी कार्बोक्सिलेशन के लिए होता है। सेम जब डी कार्बोक्सिलेशन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, कार्बोनेट की फॉर्म में हटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हटेगा कार्बोनेट की फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में, Na2CO3, ध्यान देना, कार्बोनेट की फॉर्म में हटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिलीज होगा कार्बोनेट की फॉर्म में। अच्छा, साथ में ये वाला जो है यहाँ पे चेन डिसेंड हो जाती है, मैं इसलिए से फोकस कर रहा हूँ, पहले भी सवाल रखा है, ये हटेगा, इसको हटा दीजिए पूरे को, ये वाला हटेगा, ये बचेगा, और इसके साथ में यहाँ से आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH3 था, हाइड्रोजन वहां से आ गया, क्या बन गया? मीथेन बनेगा। सेम सवाल था नीट में, पिछली बार था 2023 में, सेम सवाल था, इसका मोल पूछा गया था, और इसका कुछ गिवन मास था, इसका कुछ गिवन मास गिवन था, बोला गया था कि बताइए जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कितना मोल बनेगा, प्रोडक्ट दे नहीं रखा था, आपको बनाना था, सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन करना था, और उसके बाद इसमें स्टोइकियोमेट्रिक लगाना था, फिर जाके बन जाता। तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर रखा है? जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, इसको किसके साथ ट्रीट कर रखा है? सोडियम के साथ। अभी चीज आप पढ़ते हैं 10th में पढ़ रखी होगी आपने, जो एसिड होते हैं, एसिड्स को मेटल के साथ ट्रीट करने पर हाइड्रोजन गैस ब्रेक हो जाता है, मेटल का एसिड डाल दो तुरंत गैस रिलीज हो जाएगा। ये क्या कर देगा? सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, या हाइड्रोजन बहुत ऊपर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन से, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव, इसको रिप्लेस कर देगा। बताइए इसको रिप्लेस करेगा क्या बन जाएगा? CH3COO नेगेटिव Na प्लस H रिलीज होगा, एक ही मोल पे रखा है, एक ही में रिलीज कर देंगे, H2 1/2 करके, सही 1/2 H2 करके रिलीज कर देंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, ठीक है ना।
हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा पहले वाले रिएक्शन में, बाकी में रिलीज